हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और इस बार हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का जो क्लास नंबर 19 होगा, उसमें हम लोग देखना होगा एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स हम लोग देखना होगा। ये लास्ट टॉपिक होगी आपका सॉल्यूशन चैप्टर का, आपका लास्ट टॉपिक होगी। और इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं इस चैप्टर में पढ़ना है, सब टॉपिक आप लोगों को कवर कर दी गई इतने क्लास में। तो इस टॉपिक से पहले हम लोग कुछ टॉपिक देख लेते हैं। वो आपका होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ लेते हैं। अगर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ जाएगा तो हम और सब बातें थोड़ा और ज़्यादा इजीली समझ लेंगे। हमारा इसमें पहले जो टॉपिक होगी उसका नाम होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका मतलब होता है आसवन। आसवन मतलब दो लिक्विड को कैसे हम अलग कर सकते हैं। अगर उसका सॉल्यूशन बना है, अगर मिक्सचर बना है, अगर मिक्स हुए हैं दो लिक्विड, तो उसको हम अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पहले सिंपल सी बात जानते हैं। अगर एग्जाम्पल से देखेंगे थोड़ा इजीली बात समझ में आएगी। अगर हमारा कोई सॉल्यूशन बना जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला हो, सॉल्यूशन बना हो, सॉल्यूट में आपका C2H5 हो H हो, और सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट में आपका हो H2O। मतलब एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल्स को हम वाटर में मिक्स करते हैं। एथिल अल्कोहल को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो देखेंगे कि जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखते हैं मिला करके एथिल अल्कोहल को वाटर में मिक्स करना है, एथिल अल्कोहल को वाटर में मिलाना है। अगर हम मिला देते हैं तो आपका ये मान लेते हैं सॉल्यूशन आपका प्राप्त होता है। ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, इसमें एकत्रित हो गया। ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। सॉल्यूशन में ये आपका सॉल्यूशन है। अगर हम लोग देखते हैं हमें करना क्या हो कि इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो। अभी हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो लगभग 353 केल्विन होती है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं H2O की बॉइलिंग पॉइंट होती है 373 केल्विन। अप्रॉक्सीमेट हम बात कर रहे हैं 353 और 373 इसका फिक्स होती है। इसकी थोड़ा और आगे पीछे भी हो सकती है। तो ये आपका हुआ एथिल अल्कोहल और H2O की बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हम लोग इसको अगर यहाँ से ये सॉल्यूशन बन गया, इसको हम अलग करना हो, सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर हमें इसको अलग अलग करना हो, मतलब H2O को अलग करना हो और C2H5 को अलग करना हो, तो हम यही अलग जो करना होगा उसी को हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं और हम लोग कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट द्वारा अलग करेंगे। मतलब हम लोग इसको गर्म करके अलग करेंगे। तो देखते हैं कैसे। हम लोग इसको पैक कर देते हैं पहले दोनों को, और यहाँ से हम बगल से यहाँ पर कोई अन्य पात्र लगा देते हैं, लगा देंगे। और यहाँ से नीचे से हम बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, उबालना स्टार्ट करेंगे बर्नर द्वारा। जब हम नीचे से बर्नर द्वारा उबालना स्टार्ट करेंगे, बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, तो होने क्या वाला है, होगा ये कि धीरे धीरे आपका गर्म होगा ये। और बॉइलिंग पॉइंट हम मानते हैं कि 300 तक पहुंचा। इसके बाद आपका पहुंचा 300 के बाद आपका 300, 350 पहुंचा। अगर 350 पहुंचेगा और इसके बाद 353 जब होगा, 353 हो जाएगा, तो आपका एथिल अल्कोहल बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसका वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। वाष्प बनेगा यानी इसकी वाष्प कुछ यहाँ जाएगी जल्दी, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 373 केल्विन है। अभी यहाँ तक तो पहुँचा नहीं, यानी H2O आपका उबलने वाला अभी नहीं है। अभी जो उबलेगा वह एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल उबलेगा और इसकी वाष्प बनेगी, और यह इसकी वाष्प जो होगी वह मतलब वाष्पित होगा, तो इस पर वाष्प दाब डालेगा। अब हम लोगों को बात समझना चाहिए कि जब 353 केल्विन पहुंच गया है, तो यह वाष्पित होकर इसकी जो वाष्प होगी वह यहाँ पर आके एकत्रित हो जाएगी। मतलब
आपका एथिल अल्कोहल धीरे 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 इस पात्र में आ जाएगा, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट H2O से कम होती है और जल्दी जल्दी यह उबल करके इसकी बॉइलिंग पॉइंट जब कम होगी तो यह वाष्पित जल्दी होगा और वाष्पित होकर के बगल वाले पात्र में आकर एकत्रित हो जाएगा, बगल वाले पात्र में एकत्रित हो जाएगा। यानी C2H5 की बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है और इसकी 373 केल्विन है। तो ये लेट उबलेगा, यह पहले उबला और इसका वाष्पन पहले हुआ, यह बगल वाले पात्र में चला गया। यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, H2O को इसी में रहने दे सकते हैं और C2H5OH को इससे हम लोग अलग कर सकते हैं। तो C2H5 को अलग कर लिए, अलग हो गया। इसी को कहते हैं अलग करने को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब अलग करना। दोनों को जो सॉल्यूशन बने हैं इनके इनको अलग अलग बांट देना। तो ये आपका C2H5OH इसमें चला गया, H2O आपका इसी पात्र में रहा। ये आपका हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब आश्वित हुआ, आसवन हो गया इसका, ये अलग अलग हो गए। अब हम लोगों को अगली बात समझना है, इसके इन दोनों का अलग अलग होने की कुछ शर्तें होती हैं। उसमें ये बताया गया है शर्तों में कि जो मोल फ्रैक्शन, इसमें मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन जो वाटर का होगा, मतलब जल का, वाटर का जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल प्रभाज, वह यह जो वाटर होगा वह नॉट इक्वल टू होगा आपका मोल फ्रैक्शन जब यह लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ नीचे होगा तो लिक्विड फॉर्म में, फिर धीरे धीरे भाप बनने लगेगा। वाटर का मोल फ्रैक्शन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, लेकिन अब वाइपर फॉर्म में, वाइपर फॉर्म में, जब वाइपर फॉर्म में होगा मतलब जब यह बॉइलिंग, जब ये वाष्प बनने वाला होगा, वाष्प बनेगा, वह फॉर्म में जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा वह, और वाटर फॉर्म में जो इस लिक्विड फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन होगा, इन दोनों के इक्वल नहीं होना चाहिए। और देखते हैं इसमें और क्या, एथिल अल्कोहल है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH OH आपका लिक्विड फॉर्म में इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH वाइपर फॉर्म में, दोनों यह भी इक्वल नहीं होने चाहिए। इसके लिए एक पर्सनल ये आपकी शर्त है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। जब इक्वल हो जाएंगे इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वह नहीं हो सकता है, मोल फ्रैक्शन नहीं होगा। फिर समझ लेते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग इसको धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किए, एथिल अल्कोहल का जो है ये मान लेते हैं ऊपर वाइपर बन के गया यहाँ पर, और इसका नीचे वाला जो है ये एथिल अल्कोहल का लिक्विड वाला फॉर्म है, ये आपका वाष्प फॉर्म है और ये लिक्विड है आपका। तो ये आपका वाइपर प्रेशर यहाँ से बनेगा। अब देखते हैं, तो अगर हम इनका जो मोल फ्रैक्शन निकालें, अच्छा इस वाटर भी यहाँ पे मान लेते हैं होता, वाटर के कुछ यहाँ पे वाटर का वाइपर फॉर्म है और ये आपका वाटर वाला है, बॉइलिंग पॉइंट जब ऊपर जा रहा है, और यह आपका लिक्विड है, ये गैसियस स्टेट हो जाएगा ऊपर वाले। ये गैसियस स्टेट आपका होगा मान लेते हैं C2H5OH का, यह गैसियस स्टेट होगा आपका मान लेते हैं H2O का, और यह लिक्विड स्टेट है। तो कहा क्या गया है, अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालें, इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालें तो यह इनके इक्वल नहीं होना चाहिए। इनका मोल फ्रैक्शन अगर निकालें तो इनके इक्वल नहीं होने चाहिए। वाटर में अगर लिक्विड फॉर्म में, इस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और इस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो दोनों का इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो आपका यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा। अगर यह दोनों इक्वल हो गए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होने वाला है। यानी इन जो वाइपर फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन होगा, जो वाइपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन होगा वह, और लिक्विड फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन होगा वह, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल हो जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन होना और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होना संभव नहीं है। यानी ये दोनों भिन्न भिन्न होने चाहिए, ये इसके लिए पर्सनल शर्त है। और इसको, यह जो सॉल्यूशन होगा इसको अलग अलग करना, अलग अलग बांटना आपका क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। आपका ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। तो इसको अगर अलग अलग बांट देंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होने के लिए
एक यहाँ पर तगड़ी बात यह है कि वाटर और वेपर दोनों फॉर्म का जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वह इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो बात सबको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि मतलब ये इसको अलग कैसे करेंगे। C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह H2O की अपेक्षा कम होता है, यानी ये बॉयल पहले होने लगेगा और इसकी वाइपर बहुत तेज गति से बनेगी और यह अलग पात्र में एकत्र हो जाएगा, जबकि H2O इसी में रह जाएगा। अब यह होने के लिए शर्त क्या है कि यह जो मोल फ्रैक्शन होगा वह वाटर, मतलब ये मोल फ्रैक्शन जो वाटर का होगा, यह वाटर हम माने हैं, जो मोल फ्रैक्शन जो वाटर का होगा लिक्विड फॉर्म में और वाइपर फॉर्म में दोनों मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार एथिल अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह वाइपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ये आपकी इसकी परफनो शर्त है, ऐसा होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब अगली बात हम लोग समझते हैं जो एजियोट्रॉप्स क्या होता है। एजियोट्रॉप्स क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। हम लोगों को 2 पॉइंट पढ़ना है। एक तो देखना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स ये देखना हम लोगों को समझना इसके बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। एजियोट्रॉप्स के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे हम लोग इसके लिए क्या क्या शर्त अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात इसके लिए यह है, एजियोट्रॉप्स के लिए, इसकी डिफिनेशन बताने से पहले आप लोगों को ये बातें जानना होगा। पहली बात एजियोट्रॉप्स के लिए यह है कि इसमें जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जो सॉल्यूशन होगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा वह बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन में सर्टेन है कि एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होना चाहिए। हम आपको बता चुके हैं इसके पहले जब हम पहली वीडियो दूसरी वीडियो इसकी बना रहे थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर की, तो उसमें आपको बताया गया था बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, मतलब एक विलेय और एक विलायक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक विलेय और एक विलायक होना चाहिए, यानी कि आपका एजियोट्रॉप्स जो होंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो बनेगा, जो उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं मिक्सचर को। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वह बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। ये आप इसकी पहली कंडीशन है। और इसमें क्या होना चाहिए? दोनों लिक्विड होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी आपके क्या होने चाहिए? लिक्विड, दोनों लिक्विड होने चाहिए। यहाँ पर कोई गैस या फिर सॉलिड के लिए ये जो आपका एजियोट्रॉप्स है वो सत्य नहीं है। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए, आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए आपका सॉल्यूट लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होने चाहिए, और दोनों बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब ये बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अभी हम आपको बताएं कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होना चाहिए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होने चाहिए? लिक्विड होने चाहिए। ये आपका, और इसकी जो पहली बात के बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होनी चाहिए। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब आपकी मात्रा फिक्स होनी चाहिए, इनकी मात्रा फिक्स होनी चाहिए। इनकी मात्रा क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड मात्रा नहीं होगी, इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगी, तो हम लोग इसमें जान नहीं पाएंगे कि ये एजियोट्रॉप्स है कि नहीं है, मतलब हम लोग क्लियर नहीं रहेगा। इसमें फिक्स्ड मात्रा होनी चाहिए। जैसे फिक्स्ड कंपोजिशन के लिए हम लोग यहाँ पर बात समझते हैं। फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन क्या होता है? हम लोग जब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग जाने थे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो ठीक है जो राउल्ट्स लॉ का पूरी तरह से फॉलो करे, पूरी तरह से जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उनके ग्राफ को पूरी तरह सेटिस्फाई करे, तो आइडियल सॉल्यूशन था।
और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आपके दो पार्ट थे, एक था प्लस डेविएटेड, पॉजिटिव डेविएटेड, और एक था निगेटिव डेविएटेड। पॉजिटिव डेविएटेड, निगेटिव डेविएटेड, मतलब जो राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड में क्या होता है, जो राउल्स लॉ के ग्राफ से ऊपर अपना प्रेशर दिखाए, जो राउल्स लॉ से ज्यादा अपना वाइपर प्रेशर दिखा रहा है वो पॉजिटिव डेविएटेड होगा। नेगेटिव डेविएटेड क्या होने वाला, जो नीचे वाला दिखाए ग्राफ, जो ग्राफ नीचे जाएगा वो निगेटिव डेविएटेड होगा और जो ग्राफ ऊपर जाएगा वह पॉजिटिव डेविएटेड होगा। तो हम पॉजिटिव डेविएटेड में आपको एग्जांपल बताए थे C2H5OH और H2O। कहा गया है C2H5OH और H2O जो है पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए कहा गया है कि C2, इसको प्रैक्टिकली देखा गया है मिला के धीरे धीरे कि इसमें जो होता है वह फिक्स्ड कंपोजिशन हम लोगों को लेना होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन हम लोगों को लेना होता है। अगर हमारा फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं रहेगा तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं आएगा। हाँ, तो आगे वाली बात देखते हैं। जैसे फिक्स्ड इसका कंपोजिशन लेना पड़ता है, अब हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड कंपोजिशन में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। ये हो गया, तो इसमें 95% हम लोग एथिल अल्कोहल ले लेते हैं और 5% आपका वाटर ले लेते हैं। 95% एथिल अल्कोहल और 5% आपका वाटर होना चाहिए। और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका ले सकते हैं HCl ले सकते हैं 20% और आपका 80% H2O ले सकते हैं। यह भी आपका माइनस डेविएटेड नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसको जानते रहें, 20% HCl और 80% आपका वाटर लेंगे तब भी नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। और पॉजिटिव डेविएटेड में ये, तो इसकी अगर फिक्स्ड कंपोजिशन हम लोग नहीं लेंगे, 95% या 5% नहीं लेंगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। उसी प्रकार यहाँ 20% और 80% नहीं लेंगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपका नहीं बनने वाला। ये आपका फिक्स्ड कंपोजिशन होना आवश्यक है, मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन आपका होना चाहिए। अगर आपका फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं रहेगा तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन यह नहीं बनेगा, मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपका नहीं होगा। अगली बात देखते हैं। फिक्स्ड कंपोजिशन हो गया, फिक्स्ड कंपोजिशन वाली बात आपको समझ में आई होगी। अगली बात हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या करें, फिक्स्ड कंपोजिशन के बाद जो होगा इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, जो Vp होगी वह कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होते हैं, इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कांस्टेंट होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है वह कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले फिक्स्ड कंपोजिशन वाले होते हैं, मतलब सॉल्यूशन जो होगा बाइनरी होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, मतलब निश्चित मात्रा होगी और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह कांस्टेंट होगा। अगली बात, यह जो अगली बात है वह होना चाहिए नॉट पॉसिबल टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब बोलेंगे क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है, एजियोट्रॉप्स जो होते हैं उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, इसमें हो क्या जाता है,
कि जैसे हम लोग कोई ये वाला मान लीजिए लिए थे अभी C2H5OH प्लस H2O, ये लिए थे आपका। तो यहाँ पर जो C2H5OH था, जो C2H5OH था उसका जो मोल फ्रैक्शन था, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो C2H5OH था उसका जो मोल फ्रैक्शन था वह नॉट इक्वल टू था, लिक्विड फॉर्म था यह, और यह आपका C2H5OH का ये वेपर फॉर्म है। यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसी प्रकार वाटर के लिए भी क्या हो जाते हैं, वाटर का आपका लिक्विड फॉर्म इज इक्वल टू आपका वेपर फॉर्म, वाटर का दोनों क्या हो जाएंगे, वेपर का दोनों इक्वल हो जाते हैं। आपका लिक्विड यहाँ पर वाटर का लिक्विड फॉर्म और वाटर का वेपर फॉर्म दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर एथिल अल्कोहल का लिक्विड फॉर्म और एथिल अल्कोहल का वेपर फॉर्म दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। और हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि यह नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब लिक्विड फॉर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो लिक्विड फॉर्म में एथिल अल्कोहल होगा उसका मोल फ्रैक्शन, और जो एथिल अल्कोहल होगा आपका वेपर फॉर्म में उसका मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन संभव है। मतलब तभी आप दोनों वाटर को, मान लीजिए इसमें वाटर और एथिल अल्कोहल मिला है, तो अगर हमें एथिल अल्कोहल को बाहर निकालना है अन्य पात्र में, तो हमें इसमें सोचना क्या होगा कि जो दोनों का मोल प्रभाज है, जो दोनों का मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन जो है वह लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में दोनों समान नहीं होने चाहिए। अगर समान हो जाते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब इनका आसवन करना, इनको अलग अलग करना संभव नहीं है। मतलब इनको अलग अलग करने के लिए आपका क्या पॉसिबल होना चाहिए कि इनके जो मोल फ्रैक्शन है वह इक्वल ना हो लिक्विड और वेपर फॉर्म में। यानी एजियोट्रॉप्स के लिए हम लोग क्या बता सकते हैं, वह सॉल्यूशन जो बाइनरी सॉल्यूशन हो। एजियोट्रॉप की डिफिनेशन क्या होती है, हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। वह सॉल्यूशन जो बाइनरी सॉल्यूशन हो और उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड हो और वह कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट देता हो और उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना संभव हो, तो उस प्रकार के हम लोग मिक्सचर को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं या एजियोट्रॉप्स कहते हैं। फिर समझते हैं वह सॉल्यूशन जो बाइनरी सॉल्यूशन हो और जिनकी कंपोजिशन फिक्स हो तथा वह कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दिखाए और उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है पॉसिबल ना हो। पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल का, जिसे आप एग्जांपल बता दे रहे हैं आप लोगों को, लिक्विड और वेपर फॉर्म समान हो जाते हैं, लिक्विड और वेपर फॉर्म समान हो जाते हैं विलेय और विलायक के। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। वह सॉल्यूशन जो बाइनरी सॉल्यूशन हो, जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन हो तथा जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो और जिनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल ना हो, मतलब उनको अलग अलग कर पाना संभव ना हो, वह मिक्सचर जो होते हैं वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किस प्रकार के होते हैं, कैसे, या एजियोट्रॉप्स कैसे होते हैं। मतलब जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिनका कंपोजिशन फिक्स होता है, जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और जिनमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन संभव नहीं होता, वे कैसे सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये तो बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगली बात को देखते हैं। अगली बात इसमें यह है कि फ्रैक्शनल, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक मैक्सिमम एक मिनिमम, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। माने एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स
और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मिक्सचर दो प्रकार के। हम लोग सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स देखते हैं क्या होते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये इसके बारे में हम लोग समझते हैं और देखते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में हम लोग पहले एजियोट्रॉप्स में एक बात समझ लें, वो ये है कि जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कम होता है। यानी वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको जानना चाहिए। कैसे, पहले ये इस बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स पे। कैसे, जैसे हम लोग ये बात जाने हैं कि अगर हम लोग किसी भी कोई यहाँ पर लिक्विड लिए हैं, लिक्विड लिए, अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब ये तुरंत वेपर बना दे रहा है, ये लिक्विड जो है तुरंत वेपर बना रहा है, तुरंत वाष्पित हो रहा है और वाष्पित होने के बाद इस पर प्रेशर बना रहा है, यानी इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। यानी इस लिक्विड को हम कम गर्म इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब लिक्विड को कम है गर्म करने पर यह बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, इसलिए इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यानी कोई अगर किसी पदार्थ को या किसी लिक्विड को अगर हम गर्म करते जाएं बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर जो होगा वह कम बनने वाला है, वेपर प्रेशर बहुत कम बनेगा। जब ये ज़्यादा गर्म करने पर थोड़ा बहुत वेपर बना रहा है, थोड़ा बहुत भाप बना रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा हो गई। हम लोग ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, उबलने के लिए ज़्यादा उष्मा दे रहे हैं, ज़्यादा हम लोग ताप दे रहे हैं, तो वेपर बॉइलिंग पॉइंट जो है, उबलने वाली पॉइंट जो है वह ज़्यादा है। जब उबलने वाली पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर आपका कम होगा। यानी यह वेपर प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी यह एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। अगर वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर आपका कम होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते रहें। अब देखते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इधर हम लोग यहाँ से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, इसके बारे में लोग जानते हैं, देखते हैं। मतलब ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वह विलेय और विलायक के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, मिनिमम हो, कम हो। मतलब हम लोग क्या कह लेंगे, ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वह कम अगर आएगा, समझने वाली बात है। वह मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट वह कम आए, अगर कम आएगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। अब हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या कहेंगे, जो मिक्सचर बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जो कम आएगा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग समझेंगे ग्राफ से। तो हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके बाद बात हम लोग थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। जैसे हम लोग देखते हैं ग्राफ में, हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोगों का जो ग्राफ बनता है वो ये होता है, इसमें हम लोग दो ग्राफ साथ ही बनाते हैं, थोड़ा बात ज़्यादा क्लियर रहेगी। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो ग्राफ बनाते हैं ऊपर वाले, वो हम लोग मोल फ्रैक्शन, इस पर हम लोग मोल फ्रैक्शन दिखाते हैं।
और हम लोग इस पर दिखाते हैं वेपर प्रेशर, और नीचे वाले में इस पर मोल फ्रैक्शन, और हम लोग इस पर जो दिखाएंगे वह बॉइलिंग पॉइंट दिखाएंगे यानी बीपी यानी टेम्परेचर। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई सॉल्यूशन है उसका हम लोग टोटल अगर वेपर प्रेशर निकालते हैं तो उसका जो ग्राफ आया था कुछ ऐसा मिला था, स्ट्रेट लाइन। आप लोगों को याद भी होगा, बताया गया राउल्ट्स लॉ में। हम लोग यहाँ पर माने थे अगर H2O के लिए लेंगे तभी यहाँ पर 0 मान लेते हैं, और हम लोग यहाँ हाँ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का जो आपका एग्जाम्पल होता है वह एग्जाम्पल है C2H5OH, अभी हम आपको बताएं, और H2O जिसमें इसका 95% रहेगा, H2O का आपका 5% रहेगा। मतलब 95% आपका C2H5OH है। हम भी बताएं आपको फिक्स्ड कंपोजिशन होनी चाहिए, यानी फिक्स्ड मात्रा, यानी 95% अगर C2H5OH रहेगा तभी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर होगा, और H2O आपका 5% होना चाहिए, यानी फिक्स्ड कंपोजिशन आपकी है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं जिनकी कंपोजिशन फिक्स्ड हो, बाइनरी सॉल्यूशन हो, कंपोजिशन फिक्स्ड हो, और आपका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड कांस्टेंट हो, आपका फिक्स्ड हो, और आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो पॉसिबल ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी फिक्स्ड मात्रा हम लोग ले लिए। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है H2O का 0 है, और C2H5OH का जो है 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर H2O का आपका 1 होगा और आपका C2H5OH का 0 आएगा, C2H5OH का 0। मेन लाइन तो ये है, आपकी मेन लाइन ये है। और हम लोग जानना चाहिए कि जो C2H5OH प्लस H2O है वह प्लस पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होंगे वह पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में हम आपको बताए हैं, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन C2H5OH प्लस H2O, यानी 95% अगर C2H5 और 5% H2O रहेगा तो समझ जाएंगे कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है। और जो ये दोनों एग्जाम्पल हैं वह पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं। पॉजिटिव डेविएटेड यानी इसका जो ग्राफ जाएगा पॉजिटिव इससे कुछ ज़्यादा जाएगा, यानी कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। इसको और थोड़ा ऐसा बना देते हैं, ये आपका पॉजिटिव मतलब फिक्स्ड जो मेन वैल्यू है टोटल वैल्यू उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। हम आपको राउल्ट्स लॉ में बताए हैं पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ आता है वो ऊपर आता है इस लाइन से, ये हुआ। यानी जो इसकी यही पीक वैल्यू होगी वेपर प्रेशर वाली, पी कितने ताप पर होगी, कितने पर होगी आपका। अगर यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन देखने लगे तो पूरा यहाँ पर C2H5OH यहाँ पर 100% है, लेकिन हम 5% अगर H2O मिला दिए तो यहाँ पर ये पोजीशन आएगा, यानी यह जो पोजीशन होगी वह C2H5OH की 95% वाली पोजीशन होगी किस, और आपका H2O का जो पोजीशन होगा वह 5% वाला मोल फ्रैक्शन आपका होगा। यह जो आपके ये ग्राफ नहीं हम आपको दिखाए हैं इसमें कि मतलब यहाँ यह जो पोजीशन है इसके लिए, तो आप समझ सकते हैं ये आपका हो गया मेन एक्चुअल इसके लिए ग्राफ। और जो है ये आप जो P है वह आपका एजियोट्रॉप्स है, एजियोट्रॉप्स के लिए मेन पॉइंट आपका यही है, एजियोट्रॉप्स के लिए मेन पोजीशन है। अब हम लोगों को एक बात जाननी चाहिए, अगर हम लोग उसी में मोल फ्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ अगर ड्रा करें तो हम इसको अगर आगे बढ़ा दें यहाँ तक, अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो हम लोग जानते हैं C2H5OH और H2O, तो हमारा यहाँ पर H2O यहाँ पर मैक्सिमम है, तो हम H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं, हम अभी भी पहले देखे हैं H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, ज़्यादा होता है। और C2H5OH का आपका होता है, हम लोगों को पता है C2H5OH का कितना होता है, तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं आपका 353 केल्विन H2O का, इसका C2H5OH का होता है। C2H5OH का आपका कितना होता है, C2H5OH यहाँ पर C2H5OH आपका ज़्यादा है, यहाँ पर आपका H2O का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, यानी H2 यहाँ पे 0 होगा। तो ये आपकी जो यहाँ पर ये पोजीशन है ये आपके C2H5OH का है और ये बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि ये आपका कितना किसका है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम लोग बात समझें
कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ये जो ड्रॉप्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आता है, यानी वह कुछ ऐसा आएगा। यह इसका मतलब क्या हम लोग समझें कि जब वाइपर प्रेशर जो होगा वह मैक्सिमम होगा, जब वाइपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वाइपर प्रेशर जब ज्यादा होगा तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वह जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगी, यानी मिनिमम आएगी। हम आगे भी आपको बताएं कि वाइपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वाइपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, यही आपको यहां पर मिला है। वाइपर प्रेशर ज्यादा तो आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट आपकी आई है वो इन दोनों से, यानी इसका 353 था, इसका 373 था, ये जो बॉइलिंग पॉइंट आएगी वह आपकी होगी 351 केल्विन। यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप जो मिक्सचर होगा अगर हम ये मिक्सचर ले लें और इसको गर्म करें तो इसमें जो एथिल अल्कोहल C2H5OH है उसे 353 केल्विन पर बॉयल होना चाहिए और H2O को 373 केल्विन पर। लेकिन यह एजियोट्रॉपिक मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होने के कारण यह बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा 351 केल्विन पर, यानी 353 से भी कम और 373 से भी कम नीचे बॉइलिंग पॉइंट पर आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। यानी आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में जो वाइपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम आएगा और उसी समय जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वह मिनिमम होगा, यानी ना 353 केल्विन सॉल्यूट वाला होगा ना 373 केल्विन सॉल्वेंट वाला होगा, इन दोनों से कम, इन दोनों से आपका कम आएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं यह ग्राफ एक तरीके से और बनता है, आप लोग चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं, ये दोनों ग्राफ एक ही में बन जाएंगे। जैसे ये अगर आप लोग नोट कर लें तो हम लोग उसको भी बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो देखते हैं इन दोनों ग्राफ को हम अगर एक में बनाना चाहें, वैसे सबसे आसान और सबसे अच्छा तो यही है, लेकिन हम अगर उसको भी बनाना चाहें वो भी अच्छा है, उसको भी बनाते हैं हम लोग हैं, कई कई बुक में वो भी दिया है। तो हम लोग देखते हैं वो वाले ग्राफ को। जैसे अगर हमारा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हो, यहाँ पर टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका हो, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपका होगा और यहाँ पर आपका H2O का बॉइलिंग पॉइंट होगा। H2O पर यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यहाँ पर 1 होगा, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH जो होगा वो आपका 0 होगा, जबकि यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O होगा वह 0 होगा, जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH जो होगा वह 1 होगा। तो हम अभी बताएं कि जो इसका मोल फ्रैक्शन जो इसका ये दोनों यहाँ पर जो है H2O यानी C2H5OH का है, यानी 353 केल्विन, यहाँ पर आपका 373 केल्विन। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वह कुछ कम आएगा, ऐसा कुछ आएगा। और जो यह पोजीशन होगी वह आपकी होगी 95% C2H5 वाली और आपका 5% H2 वाला। ये तो आपका हो गया टेम्परेचर वाला ग्राफ। और इसी ग्राफ को अगर हम वाइपर प्रेशर वाला दिखाना चाहें तो कुछ ये वाला इसमें हम लोग दिखा देते हैं, ऐसे बनता है। ये भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसा भी खींचते हैं, तो ये चाहे खींच लें आप, चाहे वो वाला खींच लें, तो ऐसा भी हम लोग दिखा सकते हैं। और इसके पहले वाला भी जो ग्राफ बनाए हैं उसको भी आप लोग दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मिनिमम एजियोट्रॉप्स के बाद, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं मैक्सिमम
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स एजियोट्रॉप्स, ये क्या होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन आपका बन रहा है। अब तक जो था इन दोनों के मिनिमम वाला क्या था, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम। अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे हम HCl लिए थे 20% और आपका सॉल्वेंट कितना लिए थे आपका, ये आपका 80% लिए थे H2O, ये आपका था। अगर हम इस पर बॉइलिंग पॉइंट बनाएं, दिखाएं आपको, तो क्या बनेगा आपका, इसमें आपका बनने वाला, या फिर इसको इससे भी दिखा सकते हैं, या फिर हमारे पास एक एग्जांपल HNO3 भी होता है जिसे 63% ले लेते हैं और आपका H2O ले लेते हैं 28%, 27% H2O ले लेते हैं। यह भी आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ्स का मिक्सचर है। अगर हम इसको दिखाएं तो यहाँ भी सॉल्यूशन बनेगा, जो यह जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। यानी वह मिक्सचर, वह एजियोट्रॉफ जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आए, अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ से होगा। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोग क्या होगा ग्राफ, ये देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये आपका और ये आपका, पहले ऐसा बना देते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग पहले दिखा लें, आपका वाइपर प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, यहाँ मोल फ्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट। तो हम जानते हैं जो मेन रेज होती है वो तो ऐसे जाती है, यहाँ से ये होगा आपका जो मेन कंपोजिशन होगा वो यही होगा, ऐसे हम लोग ड्रा करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं, ले लेते हैं आपका HNO3 ले लेते हैं, और यहाँ पर H2O जो ले लेते हैं वो 0 ले लेते हैं, यह 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर HNO3 0 आपका और H2O जो होगा वह 1 होगा। तो अब हमारा जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ्स होता है वह माइनस निगेटिव डेविएटेड आपका बॉइलिंग ये होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, यानी इसके एग्जांपल ये रहे आपके सामने। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब आपका नेगेटिव डेविएटेड होगा तो जो मेन लाइन होगी टोटल प्रेशर की, उससे नीचे जाएगा ग्राफ, यानी इसका जो ग्राफ ड्रा होगा वो कुछ ऐसा मान लेते हैं यह, और जो यह पॉइंट होगी आपकी वही आपकी होगी ये, यानी यह पॉइंट होगी 63% आपका HNO3 होगा और बाकी आपका H2O वाला होगा, ये जो लाइन हम लोगों को जानना चाहिए ये। अब अगर हम इस लाइन को नीचे तक बढ़ा दें, इसमें बढ़ा दें, और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ ड्रा करें, तो इसका क्या आने वाला है हम लोग को समझना चाहिए। इसका जो ग्राफ आएगा, हम भी बता चुके हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो आपका जब वाइपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम ज़्यादा आएगा। यानी हम लोग यहाँ और यहाँ पर मान लेते हैं ये आपकी बॉइलिंग पॉइंट होगी HNO3 की, और यहाँ पर होगी H2O की, ये HNO3 और H2O की, ये आपकी बॉइलिंग पॉइंट होगी यहाँ पे HNO3 और यहाँ पर H2O की। तो हम लोग क्या जो ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट होगी इसकी, और थोड़ा नीचे ले लेते हैं H2O की यहाँ पर और HNO3 की और नीचे। तो जो इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट होगी, इन दोनों से कहीं न कहीं ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगी किसकी, मिक्सचर की, तभी ना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ्स होगा, तो ज्यादा आएगी, तो इसका जो ग्राफ होगा वह कुछ ऐसा आएगा, यानी यह इनसे और इनसे दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यह होगा कब, जब वाइपर प्रेशर मिनिमम होगा, उसी समय जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह क्या होगा आपका मैक्सिमम। वाइपर प्रेशर मिनिमम तो वाइपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट आपका मैक्सिमम। ये आपका है
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज इट ड्रॉप्स, इन दोनों से मतलब इनसे और इनसे, इन दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा, यहां दिख भी रहा है, इन दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का होने वाला है। जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज इट ड्रॉप्स बोलेंगे, और जब कम होगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं। अगर हम इस ग्राफ का दूसरा ग्राफ बनाना चाहें वो 60 वाला, तो हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं, ये तो बात आपको क्लियर हुई होगी। मतलब जो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट आए मिक्सचर का, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, जबकि इसका इससे कहीं न कहीं ज़्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट। जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो उस प्रकार के एजिट्रॉपिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉपिक मिक्सचर। ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर हम इसका कंबाइंड ग्राफ बनाना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, यही आपका है। तो हम लोग इसका अगर ग्राफ ड्रा करना चाहें तो अभी अभी हमारा जो ये कुछ ऐसा आएगा, ये आपका होगा, ये आपका होगा बॉइलिंग, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका बॉइलिंग, ये मान लीजिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट है, ये और ये। जबकि इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से ये बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा है, ये ज़्यादा, ये मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है। हाँ, इसी पर अगर आप वो वाला पहले वाला ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ ऐसे। ये भी ग्राफ आपके बुक में दिया रहता है, ये आपका मेन टोटल ग्राफ होगा। आप लोग इसको भी बना सकते हैं, यानी HNO3, इसमें मेन बात यही है कि HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है और H2O का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है, इससे ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है मिक्सचर का, तो वह जो मिक्सचर होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होगा। अगर कम आता तो उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो ये रही आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, वह मिक्सचर जिनका जो बाइनरी सॉल्यूशन बनाए, जो बाइनरी सॉल्यूशन हो और जिनका फिक्स्ड कंपोजिशन हो और जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वह कांस्टेंट हो और जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल ना हो। ये जो आपका एजियोट्रॉप्स होते हैं दो भागों में बांटे गए हैं, एक तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। आपका जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होगा उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे ज़्यादा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अगर उससे कम, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट आता तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होता, जो इसके पहले हम आपको बता चुके। तो आप ये बात मानकर चलें कि इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सब टॉपिक, जितनी भी टॉपिक थी आपका इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली, वो सब कंप्लीट आपकी हो गई, सब खत्म हो गई आपकी टॉपिक। इसमें आप लोग आप घर पर बैठ के पूरी तरह से इसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और भी आपको जितने क्वेश्चन मिले उसको आप लोग सॉल्व करें। और हम आशा करते हैं कि सबको सब टॉपिक समझ में आए होंगे। जो टॉपिक आपको समझ में ना आए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सॉल्यूशन वाले चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।